वेलकम टू ARGKGS फ्रेंड्स। हम लोग जो है पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए। इसमें हम लोग चल रहा है एसएसटी की क्लास चलेगी और एसएसटी में आज का टॉपिक है सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फारसियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। बी है कि ह्वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। तो इसमें और तीसरा है कि चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा कि बी और सी दोनों सत्य है कि ह्वेनसांग जो है वो बौद्ध मठों के भ्रमण के लिए आया था और चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताब व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। अगला है 69। केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकते हैं। तो ए है यहूदी और व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। बी है संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लेकर के आए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ए और बी जो है वो दोनों कारण क्या है, वैध हैं। अगला है अरिकामेडू रोमन नाम था। तो अरिकामेडू रोमन नाम जो है वो पोडुका का था। किसका था? पोडुका का था। देखेंगे पोडुका अरिकामेडू का रोमन नाम था। अरिकामेडू एक समुद्री पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो स्वतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है। पहला है कि यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। कौन? तो सूरत। दूसरा है कि इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो ए और बी दोनों सत्य है। तीसरा है कि अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ए और बी जो दो हैं ये सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो व्यापार के प्रमाण जो है वो पुहार में मिले हैं। अगला है मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन ए है मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो ये दोनों जो है ये गलत है। ये ए नंबर क्या है? गलत है। दूसरा है बी की मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो ये बात सत्य है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए गलत है और बी सही है। अगला देखते हैं। अगला है प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। तो प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग।
इससे जो है ये प्राचीन काल का सिल्क रूट शब्द संबंधित है। अगला है राजनैतिक गतिविधियां। तो चलिए राजनैतिक गतिविधियों को देखते हैं। दिया है निम्न कथन ए और बी को पढ़िए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत की निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी और 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्क को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोनों विकल्प क्या है, सही नहीं है। ये केवल ए विकल्प सही है कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1809 नहीं 1909 ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय राजनीति में कुछ सुधार लाने का प्रयास था। इस सुधार के तहत भारतीयों को विधानमंडलों में कुछ प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। यह एक्ट भारतीयों के लिए एक सीमित वोटिंग प्रणाली लेकर आया, जिसमें कुछ संपत्ति, आय और शिक्षा के आधार पर पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला। साथ ही यह एक मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मुस्लिम निर्वाचन की व्यवस्था करता है, जिससे वे अपनी अलग पहचान बनाए रख सके। हालांकि यह सुधार भारतीय सुशासन के मार्ग में एक छोटा सा कदम था। अगला है 17वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। कौन कौन आ चुके थे? तो ऑप्शन ए है केवल ए सही है, केवल बी सही है। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे और ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य हैं। 17वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे छोड़ करके शस्त्र उठा लिए और कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अगला है संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि ए कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया। बी इसने महिलाओं और कामगारों को सभाओं में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये जो है बात ए सही है कि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया था। अगला है संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघ के संदर्भ में ऑप्शन नंबर बी उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। अगला है संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी। ये बात गलत है, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित कर दिया था। तो ये महासामंत घोषित कर दिया था। अगला है संस्कृति और विज्ञान। तो चलिए संस्कृति और विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। दिया है किस भाषा का एक रूप मगही है? तो ये एक प्राकृत भाषा का है मगही। आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किससे हुआ है? तो इसका जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तो ये सही है, तमिल में लिखा गया था और यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था और उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये तीनों बातें क्या है? तो ये सही है। किसके बारे में? तो मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में सत्य है।
अगला है संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन वो मदुरै में की गई। तो इसकी जो है संगम साहित्य की जो है सम्मेलन कब कब कहाँ कहाँ हुई। तो ये प्रथम सम्मेलन मदुरै ऋषि अगस्त्य और अमात्यार की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय कपाटपुरम अगस्त्य और तोल कप्यर की अध्यक्षता में। और तृतीय मदुरै में फिर से हुआ था नक्की रर की अध्यक्षता में। अगला है 84 नंबर की कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह है कि मुगल सम्राटों एवं अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ये बात सत्य है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगा था। ये बात भी क्या है, सत्य है। लेकिन ये तीसरी बात गलत है कि कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। ये गलत है। अगला है पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो पंचवाड़ी और बीजक ये कबीर की जो है महान हस्ती को छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1494 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। संत कबीर भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निगूढ़ शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी मुख्य कृति बीजक साखी शबद रामायणी है। अगला है 86 नंबर की मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। तो इस पर यूनानियों की भाषा उत्कीर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। तो ये रचना साहित्य रत्ना जो है ये सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। इसके अलावा सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी ये तीनों सूरदास द्वारा संकलित है। नेक्स्ट 88 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो ये पेरिया पुराणम जो है ये हमें सूचित करती है। नेक्स्ट है 89 नंबर की उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये है अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। अगला है कुछ रचना है और इसके लेखक है। रचना है कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है राज तरंगिणी, कल्हड़, अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पाणिनि और कुमार संभवम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। तो उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव जो है वो केरल और लद्दाख में है। अगला है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी के किसके लिए लिखा गया था। तो यह जो है वो रजिया के लिए लिखा गया था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया का शासनकाल 1236 से 40 तक था। मिनहाज ए सिराज इतिहासकार का सोचना है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था।
इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो मिन्हाज सिराज की रचना है। अगला है, किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है? स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना किताब जो है वो ताराबाई शिंदे ने लिखा है। किसने लिखा है? ताराबाई शिंदे ने लिखा है। अगला है, ये कुछ पुस्तक है और संबंधित व्यक्ति है कि स्त्री पुरुष की तुलना जो है वो ताराबाई शिंदे, स्त्री धर्म रामाबाई, आमेर जीबोन, रास सुंदरी देवी और सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की रचना है और फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई की रचना है। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन है। रुकैया सखावत हुसैन है। सुल्ताना का स्वप्न। अगला है, कुछ पुस्तक है और इनसे संबंधित रचनाकार हैं, देखते हैं। दिया है कि सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन है। दिल की दुनिया इस्मात चुगताई की रचना है। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेनाय की रचना है। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नैयर और अनफील्ड बैरल रचना लीचा मिश्रा की है। अगला है 94 नंबर की, ये संबंधित से सूची को जो है मिलान करना है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगणम कर्नाटक, तो ये हो जाएगा चौथे का ए, तीसरे का डी सब इसमें है, चौथे का ए इसमें है, अतः हमारा ये हो जाएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है। अगला है 95 नंबर की, शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो ये है महाकाव्य। महाकाव्य शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इसमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित हैं। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का संपूर्ण चित्रण व्यापक रूप से किया जाता है। महाकाव्य की रचना में इतिहास की प्रसिद्ध कथाएं शामिल होती हैं एवं इनका नायक उद्दत एवं महान चरित्र धारण करने वाला व्यक्ति होता है। अमार जिबारी एक के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। किसकी? तो गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमार जिबारी किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अमार जिबारी रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती तो दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उसने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप करके लिखना पढ़ना सीखा। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्होंने चैतन्य भगवत पढ़ने का अवसर दिया तथा स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय के स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर मिला। अगला है 97 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? तो ये भाषा थी मलयालम। मलयालम भाषा जो है वो प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ। मलयालम भाषा दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा है जो मुख्यतः केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। महोदयपुरम काचेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग है जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है।
9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह यहाँ के शासकों ने मलयालम भाषा में एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद 343 ए में है। अगला है 98 नंबर की तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। तो ये है इलांगो द्वारा, किसके द्वारा? इलांगो द्वारा रचना की गई थी। तमिल में 5 महाकाव्य है, सिलप्पदिकारम, शिविका चिंतामणि और कुंतल काशी, मजिम कलाई और वलयापति। अगला है 99 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से कथक प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पदिकारम के विषय में सही है? तो ए और बी दोनों सही है कि ये इलांगो द्वारा रचित है और यह तमिल भाषा की रचना है। अगला है मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। तो ये कौन सी उपलब्धि थी? तो ये उपलब्धि थी व्याकरण तथा काव्य शास्त्र जो है ये लीला तिलकम। कहानी सुनाना किसका काम था? कहानी सुनाना जो है वो सुनाना कथक के द्वारा कहानी सुनाया जाता था और विशिष्ट शैली ये घराने से संबंधित हुआ करते थे। लघु चित्र रस मंजरी से संबंधित है। अगला है नए सम्राट और साम्राज्य। तो इस सेशन को अब 101 से और नए सम्राट और साम्राज्य को अगले सेशन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।